Assalamualaikum. I hope wherever you are, you must be fantastic, energetic, and welcome to my official YouTube channel, Hattrick with Amar. आज के टॉपिक में सबसे पहले मैं तीन बड़ी न्यूज़ दूंगा। एक तो जो बेन स्टोक्स के फादर को जो ब्रेन कैंसर जो डायग्नोस हुआ उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद सुरेश रैना ने जो आईपीएल से पुल आउट कर लिया उसके बारे में, और विराट कोहली अनुष्का शर्मा के बारे में आपको पता ही है जो हुआ है। उसके अलावा जो है ना, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो T20 मैच जो कल हुआ है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। सो आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम एनी मोर, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले तो बेन स्टोक्स के जो फादर हैं उनको ब्रेन कैंसर जो है डायग्नोस हुआ है। बहुत बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है ये ऑल क्रिकेटिंग फैंस के लिए। उसके अलावा स्पेशली बेन स्टोक्स का आपको पता ही है, बेन स्टोक्स जो पहला टेस्ट हुआ था उसके बाद दूसरे टेस्ट से पहले वो अपने फादर की देखभाल के लिए वो चले गए थे न्यूजीलैंड से वो बॉर्न है वैसे भी, लेकिन इंग्लैंड से खेलता है, लेकिन न्यूजीलैंड से बॉर्न है, लेकिन वो वहाँ चला गया था वापस। और वो इसलिए उसको इजाज़त भी मिल गई थी, लेकिन जब उधर गया वो तो उधर जाके पता चला कि वो उसके फादर को ब्रेन कैंसर है। बहुत बैड न्यूज़ है ये क्रिकेटिंग फैंस के लिए, क्योंकि बेन स्टोक्स ऐसा प्लेयर है, ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है कि पिछले 2 सालों में देखा आपने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों से जितना उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया, मेरे ख्याल से किसी प्लेयर ने इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया जितना उसने इम्पैक्ट किया। बहुत बड़ा प्लेयर है। वो आजकल इस तरह की सिचुएशन में है कि उसने ये इंटरव्यू में बताया भी है कि 1 हफ्ते से मैं सोया नहीं हूँ। तो मतलब ओबियसली सी बात है, बहुत बड़ा एक सैड न्यूज़ है। तो हम हैट्रिक फैमिली और सारे क्रिकेटिंग फैंस यही प्रे करेंगे कि अल्लाह ताला उसके फादर को जल्दी सेहत याब करे, और ताकि वो अपना माइंडसेट जो है दोबारा क्रिकेट की तरफ वैसा ही उसका जोन आए, जैसे उस जोन में वो खेल रहा है वैसे ही खेलता रहे। तो ये तो पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ जो है वो सुरेश रैना ने आईपीएल से आपको पता है पुल आउट कर लिया। तो कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि उसने आईपीएल से इसलिए पुल आउट किया है कि वो सीएसके में केसेस हुए थे, 10 से 12 केसेस हुए हैं, और इसकी कुछ वजह ये भी बनती है कि वो आईपीएल में पहले जो इंडिया में जो कैंप लगा था चिपॉक उनका वो सिटी है, उधर उन्होंने कैंप लगाया था, और उसके बाद वो होटल गए थे। लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी टीम्स हैं आईपीएल की वो डायरेक्ट दुबई होटल गए थे, और दुबई उधर जाके उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस किए हैं। इस वजह से भी कुछ केसेस इमर्ज हुए थे, लेकिन जो सोर्सेज से मुझे पता लगा है कि सिर्फ ये एक माइनर सी रीज़न हो सकती है मे भी, लेकिन जो मेजर रीज़न वो ये थी कि उसके जो रिलेटिव्स के घर ना डकैती हुई थी, तो वो उसके अंकल की डेथ भी इसमें हो गई, और इसके अलावा और भी कुछ लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। तो जब मेजर रीज़न ये थी कि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो इस वजह से वो वापस इंडिया चला गया। तो ये ज़्यादा मेजर रीज़न ये है। तो माइनर रीज़न वो भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न थी वो यही थी कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ऑब्वियसली फैमिली पहले है, क्रिकेट बाद में है। उसके अभी मतलब यंग है बिल्कुल, वो उसने रिटायरमेंट भी ले, लेकिन वो बहुत यंग है, वो ज़ाहिर अपने फैमिली को टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो ये उसका राइट है, और उसको ऑब्वियसली सीएसके ने उसको इजाज़त दी और वो अपने फैमिली को चला गया, और उसके डिसीजन को बैक भी करना चाहिए। तो उसके अलावा जो तीसरी न्यूज़ है वो विराट कोहली अनुष्का शर्मा उनका वो इसलिए बेबी बॉर्न आने वाला है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड हर। ये तो मैंने पोस्ट इंस्टाग्राम पे पहले ही लगा दी थी उस दिन ही, लेकिन वीडियो में ये न्यूज़ दोबारा आपको शेयर करनी थी, तो उसको मुबारकबाद भी देनी थी इसलिए उसकी फैमिली को। तो दोनों फैमिलियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्योंकि विराट कोहली ऐसा प्लेयर मेरा पर्सनली हर बंदे का फेवरेट, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जो मेगा स्टार है, ग्लोबल स्टार है। उसके 77 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। मतलब उस जैसा प्लेयर सदियों क्या पैदा ही नहीं कभी होता। मतलब वो मेगा स्टार है। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में, हालांकि क्रिकेट ऐसी स्पोर्ट्स है कि सिर्फ 20 कंट्रीज़ खेलते हैं, और फुटबॉल ऐसी स्पोर्ट है जो मोर देन 200 कंट्रीज़ खेलते हैं, लेकिन फिर भी विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है, ग्लोबल स्टार है वो। और इसके अलावा सिर्फ एशिया या इस तरह नहीं, वो तो ग्लोबल स्टार है। 77 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतनी ज़्यादा लोग उसके लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, कोई छोटी न्यूज़ नहीं है ये भी। तो तीसरी तो ये गुड, एक दो बैड न्यूज़ मैंने सुना दी और ये एक गुड न्यूज़ है। तो उसके अलावा मैच की तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान T20 का मैच हुआ है। इस मैच में बाबर आजम, सबसे पहले मैं कहूँगा 195 स्कोर किया। बाबर आजम को हमने बहुत ज़्यादा ओवर ही चढ़ा दिया है। मतलब उसको हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, उसको स्टीव स्मिथ से, केन विलियमसन से, इन बैट्समैन से हम उसको कंपेयर करते हैं। क्या वजह उसको हम कंपेयर करते हैं? नंबर 1 T20 बैट्समैन रैंकिंग में है। उसकी स्ट्राइक रेट कितनी है T20 में? 127। और आप जितने भी ओपनर्स देख लें, केएल राहुल को देख लें, 146 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, 700 की 46 की एवरेज है।
T20 क्रिकेट एवरेज और स्ट्राइक रेट का कम्बिनेशन है, लेकिन एवरेज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ज़्यादा मैटर स्ट्राइक रेट ही करता है। बाबर आजम अगर 20 बॉलों में 40 कर ले वो हमें मंजूर है, लेकिन ऐसे 50 को हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि ऐसे 50 को कोई काम नहीं। 40 बॉलों में 50 कर रहा है, और मतलब इसका मतलब ये है कि वो 120 बॉल्स होती हैं T20 क्रिकेट में, तो वो 1/3 पोर्शन जो है T20 वो पूरी इनिंग का 1/3 पोर्शन खुद ही खेल लेता है। तो क्या फ़ायदा ऐसी इनिंग खेलने का। मतलब सेल्फिश क्रिकेट खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है। नंबर 1 उसकी ICC रैंकिंग है, ताकि वो उसकी रेटिंग बढ़ती रहे, वो अपनी रैंकिंग पे रहे, टीम चाहे बाहर में। तो मतलब ये सारी चीज़ें सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह जो थी कल की मैच की हार की, वो बाबर आजम था। बॉलिंग को तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा बॉलिंग की भी, लेकिन सबसे पहली वजह तो बाबर आजम जितनी उसने सेल्फिश क्रिकेट खेली है। बाकी फ़खर जमान आया, वो भी ठुल्ला प्लेयर है, मतलब एक ही उसको शॉट खेलनी आती है, ये चीज़ बस, और उसे कुछ कोई उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट नहीं मारनी आती, कोई स्ट्रेट, बस ये उसको शॉट मारनी आती है। हाँ, थोड़ी सी क्विक रन्स कर लिए थे उसने, उसके बाद क्या एक छक्का मार लिया यहाँ पे, दूसरी फिर ट्राई की, वो आउट हो गया। उसके अलावा जो नीचे से बैट्समैन है, सिर्फ एक हफीज़ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेली है, तो 200 के स्ट्राइक रेट से जिस तरह T20 का जो आज का स्टैंडर्ड बना हुआ है वो उसके मुताबिक वो खेला है। हालांकि उसको हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसको एक्सपीरियंस प्लेयर को उसको नहीं होना चाहिए T20 के, मतलब ना आपने बेंच स्ट्रेंथ को तो अभी मजबूत किया है नहीं, बार बार आप एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद टीम है जो टेस्ट क्रिकेट में यंग प्लेयर, अब यंग बॉलर्स के गई है, और T20 में जो है एक्सपीरियंस बॉलर ले आई है। और एक्सपीरियंस बॉलर ने क्या किया है, पहले तो बैटिंग की बात कर लेते हैं। बैटिंग हफीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया, और मलिक ने क्या किया। मलिक को तो मैं हाथ जोड़ कहता हूँ बस कर दे, अब क्रिकेट बहुत हो गई है, ओवर, मतलब ना उसने अब ज़ाहिर बॉलिंग करनी है। इसके अलावा दूसरी तरफ हफीज़ को क्यों नहीं बॉलिंग दी। हफीज़ को अब बॉलिंग तो अच्छी जासी बॉलिंग, और इफ्तिखार क्या कर रहा है, इफ्तिखार की टीम में जगह नहीं बनती बिल्कुल। बाबर आजम को या तो अपनी T20 क्रिकेट को मतलब अपनी पावर गेम बढ़ानी होगी, अपनी गेम को इवॉल्व करना होगा, या तो चुप करके बस T20 से साइड पे हो जाए और वनडे और टेस्ट में फोकस करे। जो रूट अब T20 क्रिकेट नहीं खेला इस सीरीज़ में, मुझे जो लग रहा है ना, ये सिर्फ उसको T20 में रेस्ट नहीं दिया। अब वो जो इंग्लैंड की जो अप्रोच है ना, वो यही है कि वो अब जो रूट से वो T20 क्रिकेट में नहीं खिलाएंगे जो रूट को, वो यही उनकी टीम, उनकी बेंच स्ट्रेंथ थी। जो रूट के अलावा उनके पास बहुत प्लेयर्स हैं, जेसन रॉय उन्होंने रेस्ट करवाया, इसके अलावा बेन स्टोक्स नहीं खेला, जोस बटलर ये सीरीज़ नहीं खेला। उसके अलावा भी इंग्लैंड की जो T20 की खासतौर पर जो बैटिंग है, तो वो तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। मतलब अगर आप एट पार करें विद वेस्ट इंडीज़, मैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की बैटिंग को सबसे ऊपर मानता हूँ T20 क्रिकेट में। उसके बाद मैं मतलब 3rd नंबर पे मैं इंडिया को रखता हूँ, और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये मतलब T20 के जो स्टैंडर्ड के मुताबिक बैटिंग जिनकी है, और उनका स्ट्राइक रेट। ओपनर में बताएं, ओपनर जो बाबर आजम 127 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, KL राहुल 146 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, एरन फिंच 156 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, जोनी बेयरस्टो, जेसन रॉय ये 148 के स्ट्राइक रेट से जेसन रॉय खेलता है। तकरीबन सारे मतलब जो सारों का एरिया स्ट्राइक रेट 145 से ऊपर ही है। 100 मतलब अगर मिनिमम भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना T20 क्रिकेट में, वो 140 के लगभग, 135 मिनिमम, 138 सब विराट कोहली, रोहित शर्मा का 138 ये मिनिमम एक स्टैंडर्ड है। इससे नीचे तो बात ही नहीं बनती थी। और वो 120 के स्ट्राइक रेट से उसने इनिंग खेली, 127 के स्ट्राइक रेट, 50 बॉलें उसने खेली और 50 की है। तो मतलब ऐसी 50 का कोई फ़ायदा नहीं टू बी ऑनेस्ट। अगर वो 15 बॉलों में 30 कर लेता ना, वो ज़्यादा बेहतर था निस्बत ने जो 50 की है कल। उसके बाद बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग जो है पाकिस्तान की, जब से बकारी यूनुस आया ना, दिन ब दिन जो है ना, एक तो मैं कहूँगा स्टेबल भी नहीं, नीचे ही जाई जा रही है दिन ब दिन। एक इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप पहले होती थी 2009-10 में, जब आमिर फुल फॉर्म में था, उमर गुल, मतलब अब वो बस पाकिस्तान उसी ख्वाबों में मतलब रह रहा है कि उससे बाहर निकल ही नहीं रहा, कि मतलब बस वो पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ भी नहीं रही। मतलब और वैसे भी T20 क्रिकेट में जो है ना, मैं ये नहीं मानता कि यार 100 जो अच्छी विकेट होती है ना, पता नहीं लोग ना ये क्या समझते हैं कि 195 का रन कर लिए हैं तो मतलब T20 क्रिकेट में इनफ है। जब अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती हैं ना, तो 240 रन भी चेज़ होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 230 रन बनाने चाहिए, ताकि 30 रन का आपको कुशन हो एक्स्ट्रा। 200 रन तो इजीली चेजेबल है अच्छी विकेट पे। हाँ, जब फुल टर्निंग ट्रैक होते हैं, यूवी कंडीशन में कुछ बहुत टर्निंग ट्रैक होते हैं, वहाँ पे 160 भी डिफेंडेबल स्कोर होता है। लेकिन जब पिच बिल्कुल फ्लैट है, कल की पिच थी, तो वहाँ तो 195 स्कोर जो है ना, पाकिस्तान 30 रन शॉर्ट था, पहले तो 30 रन शॉर्ट था। लेकिन बॉलिंग बिलनिहायत इनएक्सपीरियंस तो है, इनएक्सपीरियंस को छोड़ो, इनएक्सपीरियंस की बात नहीं होती, बात होती है अब स्किल को यूटिलाइज़ करने की। डोमेस्टिक क्रिकेट में
अच्छा साहब शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लो, पीएसएल में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था, इन स्विंग प्रॉपर यॉर्कर मार रहा था, हर चीज़ आउट स्विंग इन स्विंग, जो राइट हैंडर को बॉल अंदर आता है, और यहाँ उसको पता नहीं क्या हो गया, लेग साइड पे बॉलें मारी जा रहा है और मतलब फाइन लेग पे चौके खा रहा है, ये वो शॉर्ट बॉल्स, ना पेस है। आमिर क्या कह रहा है, ना टेस्ट मैच वो खेलते, 2 ओवर खेलने के बाद उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। मतलब ये क्रिकेट, ये हमारी बॉलिंग है। तो मतलब बहुत ही अफसोस की, बहुत ही शर्म आनी चाहिए ऐसे कोचिंग स्टाफ को। इतनी बड़ी पूरी इन्होंने फौज बनाई हुई है कोचिंग स्टाफ ने, लेकिन फिर भी कोई उस फौज का कोई काम नहीं है। जो लास्ट मैच होएगा उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? सबसे बड़ा चेंज तो ओपन पे जो बाबर आजम ओपन पे खेल रहा है, इसको ओपन पे नहीं, मतलब या तो उसको T20 गेम इवॉल्व करना चाहिए या गुड बाय कर देना चाहिए T20 से, और टेस्ट और ODI पे फोकस करे। लेकिन अभी तीसरे T20 में जाहिर बात है कैप्टन वो तो खेलेगा ही, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत चेंज होने चाहिए ना, वो यही है कि ओपन पे जो है हैदर अली को वापस लेके आए शोएब मलिक की जगह, हैदर अली और फ़खर जमान ओपन खेले। अब नंबर 3 पे बाबर आजम आया, फीज़ आई, डिबेटेबल है। चलो अब आप बाबर आजम को खिला लो, कि बाबर आजम को पूरी इंपैक्टफुल इनिंग खेलनी पड़ेगी नेक्स्ट T20 में। तो नंबर 4 पे फीस, और इसके अलावा जो है ये जो फजूल साहब जो प्लेयर आपने खिलाया है इफ्तिखार, ना स्पिन है ना बॉलिंग, इससे बेहतर है फीस को या बॉलिंग दे देते। मतलब इससे इस तरह की बॉलिंग तो फीस से बेहतर ही कर लेता है बॉलिंग, और करता रहा है। पहले वो उसके एक्शन पे ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क्स थे काफ़ी देर से, लेकिन फिर भी उसकी बॉलिंग अभी भी इससे बेहतर ही होगी। आप खुशदिल शाह को खिलाएं, इतना ज़बरदस्त हिटर है, लेफ्ट हैंडर है, वो उसकी जगह बनती है, इसकी जगह ये आपने इफ्तिखार अहमद को खिलाया हुआ है। बस यही चेंजेस बनते हैं, और बाकी जो बॉलिंग है, बॉलिंग में भी एक चेंज बनता है। अब तो एक ऑटोमेटिक चेंज होगा, जो आमिर है वो तो खेलेगा ही नहीं, अब आपको मजबूरन हारिस रऊफ के साथ ही जाना पड़ेगा। और एक जो चेंज बनता है वो यही है कि अब आमिर की जगह सिंपल एक चेंज हो जाएगा, वहाब रियाज आ जाएगा। वैसे तो आमिर और वहाब दोनों को खेलना चाहिए था, हारिस रऊफ की जगह एक को आना चाहिए था, लेकिन अब फोर्स चेंज हो जाएगा, आमिर अब खेलेगा नहीं, तो आमिर की जगह सिंपल एक वहाब रियाज आ जाएगा, हारिस रऊफ और यही बॉलर्स। अब मतलब ये तो अब फोर्स चेंज हो गई है ना। तो बाकी तो और मतलब और क्या, बाकी मिसबा क्या कर रहा था पूरी आज, मिसबा से सर पकड़ के बैठा हुआ था, मिकी आर्थर की उसने पूरी कॉपी कर रहा है। मतलब जिससे पहले मिकी आर्थर पे हम हंसते ही थे कि मिकी आर्थर क्या ऐसे कर रहा है, अब वो भी मतलब उसने सिर पे करके बैठा हुआ, खुद ही टीम सेलेक्ट किया, पूरी टीम प्रॉपर, जितनी बेस्ट टीम पाकिस्तान की रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक, अब पाकिस्तान की जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक यही टीम बनती थी, या थोड़ी बहुत चेंजेस होते थे। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास अगर टॉप 4 के जो बैट्समैन है ना, उसमें टॉम बेंटन कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला पहले मैच में, मतलब पिछतरा पीछे उसने छक्के मारे हैं। तो उसके अलावा आपके पास उसके जो जेसन रॉय तो है ही, जेसन रॉय की जगह टॉम बेंटन परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और जॉनी बेयरस्टो है, जॉस बटलर है। अब डेविड मिलान भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मतलब अब ये वो उनकी पजल में आ जाएंगे कि कौन से टॉप 3 खिलाएं वो। और जॉस बटलर अब जाहिर है ओपन करता है, जॉस बटलर और उसके जेसन रॉय के साथ, लेकिन ये तो अभी पाकिस्तान के तो जाहिर बात यही टीम उन्होंने खिलानी है, उन्होंने अब कोई को चेंज करना है, हो सकता है एक आधा को चेंज कर लें, लेकिन चेंज बनता नहीं है, टीम वेल सेटल्ड है। और ये हालांकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, और इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले भी आपको बता चुका। इसके अलावा बाबर आजम का मैं बता रहा था कि बाबर आजम, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी बाबर आजम के, इसमें ना एक वीडियो थी, उसमें मैंने ODI की बेस्ट 11 निकाली थी, उसमें मैंने नंबर 4 पे रखा था ओवेन मॉर्गन को। तो अब बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि मतलब बाबर आजम को क्यों नहीं नंबर 4। बाबर आजम का इम्पैक्ट ही नहीं है, 35 ओवर के बाद जो इम्पैक्ट ओवेन मॉर्गन दिखाता है, दिखाया किस तरह का, कल उसने किस तरह आते उसने इम्पैक्ट दिखाया। उन्होंने किसी में भी प्लेयर ने कोई सेंचुरी नहीं की, लेकिन छोटी छोटी इनिंग्स उन्होंने किया, किसी ने 22 बॉलों में 44 किया है, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से 180 के स्ट्राइक रेट, इस तरह बैटिंग उन्होंने किया, इजीली उन्होंने चेज किया। अब 200 चेज करना वो यूज टू हो गया, हर टीम यूज टू हो गई है 200 रन। अगर आपने अच्छी विकेट पे अगर मतलब इवन आपने देखा होगा सेमीफाइनल में इंडिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हुआ था, इंडिया ने 190 स्कोर किया था, और वेस्ट इंडीज़ ने ईजिली चेज कर लिया था 19th ओवर में, 19th ओवर में इन्होंने कर लिया 18 चेज। तो मतलब 200 रन चेज होता है अच्छी विकेट पे, कोई मसला नहीं है। आपने देखा है बेंगलोर में जिस तरह IPL में होता है, KKR किस तरह खेलती है, और ये मुंबई इंडियंस किस तरह खेलती है, जिनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो मतलब अब इजीली चेज़ेबल है। आपको अगर आपने एक्स्ट्रा इस तरह की बैटिंग के अगेंस्ट अगर आपने यानी स्कोर को डिफेंड करना, एक तो बॉलिंग भी तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऊपर से स्कोर भी आपका 30 रन आप छोड़ते। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। टेक केयर, गुड बाय, और कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि अलविदा कहने से दोबारा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।